चलो भाई ओके। अब पॉलीसिस्टोनिक क्लियर करने के बाद, ठीक है, मोनोसिस्टोनिक क्लियर करने के बाद हम लोगों ने और क्या क्या चीजें क्लियर करी थी। हमने ये भी क्लियर किया था कि आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है आपका प्रमोटर, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर इज द रीजन वेयर आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड बाइंड, ठीक है। तो इफ यू हैव अ डीएनए, ठीक है, अगर आपके पास एक लंबा सा डीएनए है तो आरएनए पॉलीमरेज आपका डीएनए पे आकर के बैठ जाता है, ठीक है। जहां पे वो बैठता है उसे क्या बोलते हैं? प्रमोटर, ठीक है। फिर आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद क्या होता है? टर्मिनेट। फिर टर्मिनेटर, टर्मिनेटर पे क्या हो जाता है? टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अब हमें क्या करना है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बच्चे, तो एक बात याद रखना, हमें दो चीजों में करना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहला, इन प्रोकैरियोट्स, एंड दूसरा इन यूकैरियोट्स। तो हमें किस किस में करना है? पहला प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, दे हैव अ बेसिक डिफरेंस, दे हैव अ बेसिक डिफरेंस। एंड व्हाट इज दैट बेसिक डिफरेंस? बच्चे, दे हैव अ सेल बट दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से क्या है? डीएनए इज लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। आपका डीएनए कहां पर है? साइटोप्लाज्म में है। और कौन सा, जो जिस रीजन में ये डीएनए होता है वहां पे उसको क्या बोलते हैं? दैट रीजन इज नोन एज न्यूक्लियोइड। उस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चे? न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो देर इज नो मेम्ब्रेन बिटवीन द डीएनए एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये बात याद रखना, ओके। लेकिन अगर मैं यूकैरियोटिक, अरे बाबा कैसे आ गए तो चलो ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो क्या होगा? ठीक है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके पास एक सेल होता है और एक न्यूक्लियस होता है, राइट, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर, यानी अच्छा एक और बात, अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसका डीएनए कहां है? न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन कहां पर होना है? साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होना है? साइटोप्लाज्म में। नहीं पता? नहीं पता ना? हमें नहीं मालूम ना, सच में नहीं मालूम यार, ठीक है। बता दो ना, नहीं पता। बेटा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है? इसके अंदर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कौन बैठा है? इधर कौन बैठा है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, तो ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में ही होना है, ट्रांसलेशन बाहर होना है। हाय, मेरी गलती है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अरे मेरी है यार। अब हाँ चलो ओके ओके, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो रेप्लिकेशन कहां पर होता है? ट्राई टू विजुअलाइज। रेप्लिकेशन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, राइट। अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो कहां होता है? ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन की तो कहां होता है? वेरी गुड, ट्रांसलेशन कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, राइट बच्चे। तो ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं तो बेटा इधर न्यूक्लियस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियस नाम की कोई चीज है ही नहीं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो आपके प्रोकैरियोट में क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन अकर टुगेदर, राइट। यहाँ पर दोनों साथ में हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, दे दो भैया,
ठीक है जी। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैसे होते हैं, दोनों साथ में हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो अलग अलग प्लेसेस पे होता है। इस बात को समझ गए कि नहीं समझे? अभी तक मैंने जो जो स्टेटमेंट्स बोली है उसका कंक्लूजन क्या है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में हो सकता है, यूकैरियोट्स में वो अलग अलग प्लेस पर होते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ओके। बताना जरा एंजल, क्या बोला मैंने? क्योंकि देयर इज नो मेम्ब्रेन, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेम जगह हो सकता है। यूकैरियोट्स में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। समझ में आ गया? यही पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रही हूँ इस बच्चे। बच्चे क्योंकि सेम जगह पे होते हैं इसलिए साथ में हो जाते हैं, क्योंकि कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो सब साथ में ही हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर करनी है। जब दोनों साथ में हो रहे हैं, सेम जगह पे हो रहे हैं, तो एक चल रहा है उसके बाद दूसरा भी चल लेगा। क्यों भाई, एक बात बताओ, ठीक है, अभी तो आप लोग के चलो ओके फाइन, ठीक है। जैसे 10th क्लास को अगर मैं बात बताऊं तो मैं मैथ्स और साइंस दोनों पढ़ाती हूँ, ठीक है, दोनों ही मैं ही पढ़ा रही होती हूँ, ठीक है। अगर वो मैथ्स के लिए क्लास के लिए आए हैं और मैंने साइंस में कल कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था, तो क्या मैं डाउट पूछ नहीं लूंगी? डाउट नहीं, एक्चुअली क्वेश्चंस पूछ लूंगी। व्हाई? बिकॉज द टीचर इज सेम, टीचर इज सेम, तो आपके वहां के भी क्वेश्चंस इधर पूछे जा सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये बात याद रखना, ये इम्पैक्ट। अब आप कहोगे इसका इससे क्या रिलेशन है? बच्चे, जब सेम ही चीज हो रही होती है ना, तो वो मतलब लाइक एक ही जगह पर अगर आपका ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जा रहा है वैसे वैसे ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर लेंगे। हम वेट क्यों करेंगे किसी चीज का, जब करना सेम ही जगह पे ही है, कहीं और जाना नहीं है, तो फिर हम सेम स्टार्ट कर देंगे ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये एक की पॉइंट है और ये मैं अभी आप लोगों को दिमाग में बिठा रही हूँ, इसके बाद मैं इसको यूज भी करूंगी। समझ में आई बात? अब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात कि आपका जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए पूजा हो रही है ठीक है, ओके। तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन, इनिशिएशन। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चे? पहला हो गया इनिशिएशन, फिर एक्सटेंशन, ठीक है, उसके बाद टर्मिनेशन। यही है ना? ठीक है, पहला क्या हो गया? इनिशिएशन, दूसरा क्या हो गया? एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन, बोले इलोंगेशन, ठीक है। तो दे आर सेइंग इलोंगेशन। और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है बच्चे आपका टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। आपके ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्टेप्स? 3 स्टेप। पहला स्टेप इनिशिएशन, शुरुआत करना, शुरू करने के बाद अब उसे इलोंगेट करना, एक पॉइंट आने के बाद टर्मिनेट करना। इनिशिएशन स्टेप कहाँ होगा? प्रमोटर पे। इलोंगेशन कहाँ होगा? स्ट्रक्चरल जीन पे। टर्मिनेशन कहाँ होगा? टर्मिनेटर पे। बच्चे समझ में आ गई बात? समझ में आ रही बात? आगे देखो, जब इनिशिएशन होता है यानी कि वो जब प्रमोटर पे आकर बैठता है, कौन बैठता है? आरएनए पॉलीमरेज। हाँ हाँ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ना, वही मुथु स्वामी अय्यर, क्या क्या नाम था भाई को, अच्छे से आता है ना? है पता नहीं, भगवान जाने, बड़ा बड़ा नाम बताता जाता है। तो पहले पहले पॉलीमरेज, उसके बाद नहीं नहीं भाई आरएनए पॉलीमरेज, फिर वारी आएगी ना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट? ठीक है, ओके। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। पहले कहाँ होगा? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और उसके बाद टर्मिनेटर। ये बात समझ में आ गई बात? अब एक बात याद रखना, एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप कैसे कैटेलाइज करता है? एंजाइम कितना? एक। काम कितने करा रहे हो? 3। बैक्टीरिया बोलेगा मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं तो एक डीएनए से 3 प्रोटीन बना देता हूं, तो एक प्रोटीन से 3 काम नहीं करा सकता? ऑब्वियसली करा सकता हूं, लेकिन कैसे? करा तो सकता हूं,
लेकिन कैसे बच्चे? अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो अगर ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये क्या आ गया आपका? अगर आपका ये डीएनए है, राइट, ठीक है। पहली बात, आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो सिंगल होता है। आरएनए पॉलीमरेज कितना होता है? सिंगल होता है। और आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? कल बताया था ना। पहला आरआरएनए, दूसरा एमआरएनए, तीसरा टीआरएनए। टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, ये क्या है आपका? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये क्या है? प्रमोटर। ये है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये क्या है? टर्मिनेटर। इधर आकर के आरएनए पॉलीमरेज क्या कर गया? बाइंड कर गया। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर गया? बाइंड कर गया। जब इस पे एक फैक्टर अटैच होता है, कौन सा? सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर? सिग्मा फैक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज इनिशिएशन फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है बच्चे? सिग्मा फैक्टर, जिसको और क्या कहते हैं? इनिशिएशन फैक्टर। आई बात समझ में? जब ये फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ होता है तो ये इनिशिएट करता है, तब ये इनिशिएट करता है। जब आपका इनिशिएशन फैक्टर हट जाता है तो ये इलोंगेट करता है। और लास्ट में कौन सा फैक्टर आता है? अब देखो, अब ये आपका डीएनए है, ऐसा था, राइट? ठीक है। अब आपका ये जो स्ट्रक्चरल जीन था और हमारे पास क्या था? आरएनए पॉलीमरेज। यहां से कौन हट गया? ये फैक्टर कहां चला गया? दूर चला गया। पहले सिग्मा फैक्टर आया, बाइंड किया, इसने क्या किया? इनिशिएशन। अब सिग्मा फैक्टर चला गया तो क्या होगा? elongation. When sigma factor removes, it will elongate the polymerization of RNA in a DNA dependent manner. In a DNA dependent manner. ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेप नंबर 2, इसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बच्चे? आपका फिर से यहाँ पर डीएनए है, राइट? यहाँ पर क्या है आपके पास? डीएनए है। ओके, ये आपका क्या था? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब आपका आरएनए पॉलीमरेज इधर आ गया और इधर कौन सा फैक्टर बाइंड करेगा? रो फैक्टर। कौन सा? रो फैक्टर। तो ये कौन सा फैक्टर था? सिग्मा फैक्टर। ये कौन सा फैक्टर है? रो फैक्टर, ठीक है। रो फैक्टर क्या करेगा? दिख नहीं रहा? थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा अभी इसको नीचे करते हैं, ठीक है। रो फैक्टर हो गया आपका। ओके, ये रो फैक्टर है। जब ये रो फैक्टर अटैच करता है तो ये क्या कर जाता है? टर्मिनेट कर जाता है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। हाँ, इलॉन्ग नहीं यार, तुम क्या चाहते हो? कितना हो हमारे पास फैक्टर? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से वो सेल बनेगा। कौन बनेगा? सेल, राइट, ठीक है। प्रोकैरियोट में क्या है? बड़ा बना दिया क्या? छोटा बना देते हैं। ये आपका सेल है, राइट, और ऐसे ही आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। बच्चे, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका डीएनए ऐसे ही है, राइट, और यूकैरियोटिक में क्या है? एक न्यूक्लियस है, ठीक है। समझ में आ रहा है कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक, कौन सा यूकैरियोटिक? दिस सेल इज योर प्रोकैरियोटिक, दिस सेल इज योर यूकैरियोटिक। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस, ठीक है, इन द यूकैरियोटिक सेल। बट प्रोकैरियोटिक में तो आपका न्यूक्लियस नाम की कोई चीज नहीं होती, इसीलिए आपका यू कैन से दैट, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक के पास सिंगल एक या ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज, ओनली वन
आरएनए पॉलीमरेज, बेटा इसको ऐसे लिख लेते हैं, आरएनए पॉल, आरएनए पॉल इज आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ओके, यूकैरियोट में देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज। भाई सिंपल सी बात है, थोड़ा तो दिखाएगा ना, फ्लेक्स मारेगा ही मारेगा। मेरे पास 3 आरएनए पॉलीमरेज है, कितने? 3 है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, इसमें सिंगल है, इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेजेस है। अब यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लो, ध्यान दो। इन बैक्टीरिया, इस वाले बच्चे, इनिशिएशन फैक्टर, रो फैक्टर तो बता चुकी हूँ, ठीक है। रो फैक्टर इज योर टर्मिनेशन फैक्टर एंड इनिशिएशन फैक्टर इज सिग्मा फैक्टर. In bacteria, since mRNA do not require any processing to become active, तो इधर क्या होता है, बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के अंदर कोई सेपरेशन होता ही नहीं। किसमें सेपरेशन नहीं होता? साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस के अंदर कोई सेपरेशन होता ही नहीं, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, nucleus many times translation begin much before mRNA is fully transcribed. को बहुत बार क्या होता है कि उसका पूरा ट्रांसक्रिप्शन हुआ भी नहीं और आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांसलेशन many times translation starts before the completion of transcription. बच्चे ये बात समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? Okay. Now, hence transcription and translation can be coupled. ठीक है, तो आप कह सकते हो there can be a question in the from this section, ठीक है। In bacteria, the process of transcription and translation are coupled. Why? ठीक है, please write down the question. Write down the question. In bacteria, the process of transcription, the process of transcription and translation both are coupled. Why? समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? In the bacteria there is no separation between the nucleus and the cytosol. One reason. पहला क्या रीजन होगा? In bacteria there is no separation of the cytosol and the nucleus. Second, ठीक है, mRNA does not require any processing to become active. ठीक है, तो पहला रीजन क्या होगा? पहला रीजन क्या होगा? There is no separation between cytosol and न्यूक्लियस। और दूसरा रीजन क्या होगा? mRNA does not require any further processing to become active. बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, पहला रीजन क्या है? देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड सेकंड रीजन क्या है? mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। अब ये प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं यूकैरियोट्स में समझाऊंगी। वो कहाँ सीखेंगे हम? यूकैरियोट्स में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स, तो बेटा यहाँ की तो लाइफ थोड़ी टेढ़ी और मेढ़ी भी है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोट है और आपको इसको समझना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है बच्चे? देयर इज अ सेपरेशन। पहली बात, देयर इज अ सेपरेशन। आपको पता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहे हैं?
न्यूक्लियस में। यानी कि डीएनए तो कंप्लीटली कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। आरएनए बनता न्यूक्लियस में है लेकिन जाता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। और आपका प्रोटीन वो बनता ही कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में ही बनता है। ठीक है, आरएनए बच्चे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करता है। ठीक है, अच्छा डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्या डीएनए बाहर सेफ है? अगर मैं डीएनए को न्यूक्लियस के बाहर छोड़ दूं तो क्या वो सेफ है? हैं? बिल्कुल नहीं यार। प्रेसिडेंट कहाँ सेफ है? प्रेसिडेंट हाउस में। या फिर बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है? जेड सिक्योरिटी के साथ। क्या आपको बगल वाले पार्क में घूमता हुआ प्रेसिडेंट दिख जाएगा? नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहां पर उसको मार दिया जाएगा, 100% मार दिया जाएगा। आप कहोगे मारेगा कौन? कोई भी भाई, दुश्मन कम होते हैं क्या? बहुत सारे। अब आप कहोगे डीएनए। अब इधर मैंने तारीफ किसकी करी? डीएनए की या प्रेसिडेंट की? है बेटा प्रेसिडेंट की। डीएनए इज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट। डीएनए इज ऑलरेडी। कैन यू थिंक योर लाइफ विदाउट प्रेसिडेंट? यस ऑफ कोर्स। कैन यू थिंक योर लाइफ विदाउट डीएनए? नो। हु इज मोर इंपॉर्टेंट? डीएनए इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, एंड वी हैव अ सेल्फिश डीएनए। ठीक है, हमारा वो क्या यार, एक सेल्फिश डीएनए मैंने पढ़ी नहीं है। इतने सेल्फिश किताबें मैं नहीं पढ़ती। चलो ओके, ये बात समझ में आई। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। तो डीएनए कहां पर सेफ है? न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही बाहर जाएगा तो डीएनए का कौन दुश्मन बैठा है यार? सब। अबे यार प्लीज थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। डीएनए क्या है? डीएनए कौन दुश्मन है? डीएनए, जो उसको बाहर क्या करेंगे? मार देंगे। समझ में आया? है डीएनए। डीएनए ऑफ कोर्स हमेशा होते हैं। ठीक है, तभी तो आपका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर सेफ है। हाँ, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां का डीएनए बाहर है। समझ में आया? देखो, जिसको जितनी सिक्योरिटी आपने दे दी उतने ज्यादा उसके दुश्मन भी आ जाते हैं। अब आप पार्क में घूमोगे, कोई क्यों मारेगा? किसी को मार के क्या ही मिलेगा, राइट? लेकिन प्रेसिडेंट को मार करके तो बहुत कुछ मिलता है ना। तो मतलब हर किसी को कोई नहीं मारता, लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो। ये वाली बात समझ में आई। तो डीएनए सेफ नहीं है। क्या आरएनए साइटोप्लाज्म में सेफ है? आरएनए साइटोप्लाज्म में सेफ है या सेफ बनाया जाता है? एग्जैक्टली, बनाया जाता है। ठीक है, जब सेफ बनाया जाता है तो क्या करा जाता है? आप सोचो, अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है, हालांकि मैं इस मौसम में ऐसी बात करूं ये जचती नहीं है, राइट? मान लो बाहर अगर बहुत ज्यादा ठंड है और आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, अब वो बाहर जाने वाला है। पूरे रुक जाओ यार। ठीक है, अगर आप छोटे बच्चे को बाहर अगर भेजोगे तो कैसे भेजोगे? मंकी कैप पहना करके भेजते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं? मंकी कैप बना के। तो हम अपने आरएनए की भी क्या करते हैं? अबे कैपिंग। क्या करते हैं? कैपिंग। ये ले टोपी पहन ले, राइट? हम अपने आरएनए की एक चीज और करते हैं, टेलिंग। बच्चे की टेलिंग नहीं करते। बच्चे की टेलिंग थोड़े करते हैं यार, ये ले टेल, ये ले कैप, नहीं ना। लेकिन आरएनए की कैपिंग भी होती है और आरएनए की टेलिंग भी होती है। क्यों? टू प्रोटेक्टेड, टू प्रोटेक्टेड। ठीक है, कैपिंग किसकी करी जाती है? 5 मिथाइल गुआनोसिन। कैपिंग किससे करी जाती है? अच्छा, 5 मिथाइल हटा रखा है, मिथाइल, मिथाइल जीटीपी। कैपिंग किससे करते हैं? मिथाइल जीटीपी। मिथाइल है तो वो उसको स्टेबल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मिथाइल है तो स्टेबल बनाएगा। टेलिंग किससे करी जाती है बच्चे? बहुत सारे ए ऐड कर दिए जाते हैं, बहुत सारे एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज ऐड कर दिए जाते हैं। कितने ऐड करते हैं बच्चे? 200 से 300 एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज ऐड कर दिए जाते हैं। बच्चे एक बात याद रखना, जब आप सिंगल आरएनए भेजोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको कैप पहना के टेल लगा के भेजोगे तो अगर डिस्ट्रॉय हुआ भी तो नॉन एसेंशियल पार्ट डिस्ट्रॉय होगा, एसेंशियल पार्ट डिस्ट्रॉय
नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आरएनए को बाहर भेजने से पहले काफी प्रोसेस करना पड़ता है। ये प्रोसेसिंग के स्टेप प्रोकैरियोट में नहीं होते। अब समझ में आया, एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो, कहानी अभी तो शुरू हुई है। ठीक है, आगे देखो बच्चे, आपका डीएनए है। अब आप कहोगे भाई मैं तो पढ़ नहीं रही। ठीक है, ये कौन है? डीएनए। ऐसा बनाओ या सीधा लंबा? है जीटीपी बहन, पीपी है। ये ज्यादा सुंदर है। सुंदरता पे तो जाना ही नहीं ना यार, छोड़ो हटाओ, सुंदरता पे जाना ही नहीं, सिंप्लिसिटी पे जाएंगे ताकि समझ में ज्यादा आए। ठीक है, अब ध्यान दो, ये क्या है बच्चे आपका? ये क्या है? डीएनए। प्लीज ध्यान देना, आराम से समझो। डीएनए पोलर होता है, एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, तो 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर क्या होगा? 3 प्राइम 5 प्राइम। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आपको मालूम है ये पोर्शन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। ये पोर्शन क्या है? टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड प्रमोटर। जी नहीं, अब आप मुझे बताइए कौन सा स्ट्रैंड जो होगा वो टेम्पलेट होगा? ए वाला टेम्पलेट है या बी वाला टेम्पलेट है? ए वाला टेम्पलेट है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले के 5 प्राइम एंड पर, कोडिंग के 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर होता है, तो नीचे वाला कोडिंग हो गया, ये वाला स्ट्रैंड कोडिंग हो गया, ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट हो गया। बच्चे ऐसे ही डायरेक्शन बदल दी जाएगी पेपर में, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कितने साल पहले? 4 साल पहले। तो ये बात समझ जाना कि अब तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ये बात समझ, दे विल चेंज दिस। ठीक है, या तो वो इन दोनों को चेंज कर देंगे या तो इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे, बात दोनों केसेस में बराबर रहेगी। अब इधर आओ, आरएनए बनेगा किससे? सिर्फ इससे। आरएनए किससे बनेगा? सिर्फ इस वाले से, राइट? तो आरएनए बन गया। ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। ठीक है, अब जो आरएनए बनता है, क्या वो पूरा का पूरा आरएनए प्रोटीन बनाता है? ना, उसमें क्या होता है बच्चे? उस आरएनए के अंदर क्या होता है? ये समझो कि ये वाला रीजन एक्सॉन है, ये वाला रीजन क्या है? एक्सॉन। ठीक है, और ये वाला इंट्रॉन। ठीक है, फिर ये क्या है? ये एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, फिर ये एक्सॉन। एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, एक्सॉन, और ये कौन सा पोर्शन है? इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, इंट्रॉन। बच्चे जो आपके एक्सॉन्स होते हैं वो तो एक्सप्रेस होते हैं, जो आपके इंट्रॉन्स हैं वो डू नॉट एक्सप्रेस। इंटरवेनिंग सीक्वेंस, वो क्या है? इंटरवेनिंग सीक्वेंस, दे डू नॉट एक्सप्रेस। तो ये कभी एक्सप्रेस नहीं होते। तो देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड स्प्लाइसिंग, देयर इज अ प्रोसीजर नोन एज स्प्लाइसिंग। ठीक है, बाय विच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इंट्रॉन क्या कर दिए जाते हैं? रिमूव कर दिए जाते हैं। E1, E2, E3. Now there is no intron. Now there is no intron. Introns are removed, exons are joined together, and this process is known as
स्प्लाइसिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग. बच्चे ये बात समझ में आ गया. तो आरएनए को मैच्योर होने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है? कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग. कैपिंग में क्या डालते हैं? मिथाइल जीटीपी. टेलिंग में एडिनाइलेटेड रेसिड्यूज कितने? 200 से 300. इधर क्या कराया जाता है? इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स दे आर जॉइन टुगेदर. बच्चे ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इतना कॉपी कर लो. अब एक छोटा सा टॉपिक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन में आपका क्या है? हमने कितने आरएनए पॉलीमरेज बताए थे बच्चे? एक था आरएनए पॉल 1, एक था आरएनए पॉल 2, एक था आरएनए पॉल 3, राइट? ठीक है. आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए. ये किसको ट्रांसक्राइब करता है बच्चे? आरएनए. कौन कौन सा? 5.28, 18 और 5.8. 28S, 18S एंड 5.8S आरआरएनए. ठीक है. कौन से आरआरएनए? 28, 18 एंड 5.8. सबके लास्ट में 8888 आ रहा है. ठीक है. 28, 18, 5.8. RNA polymerase C transcribes tRNA, srRNA and snRNA. tRNA, srRNA and snRNA. snRNA, srRNA क्या है आपका? snRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ठीक है. फिर आता है आपका आरएनए पॉलीमरेज 2. ओह सॉरी, ये 3 का था, ये 3 का था. अब आएगा 2 का. 2 क्या ट्रांसक्राइब करता है बच्चे? एचएनआरएनए. 2 क्या ट्रांसक्राइब करता है? एचएनआरएनए. एचएनआरएनए ये है हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए. ठीक है. दिस इज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए. प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए. बोलो, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया जी? हाँ, क्लियर हुआ? पक्का? अब आपका ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस खत्म हुआ. जेनेटिक कोड वाला प्रोसेस अब स्टार्ट होगा. स्टार्ट करा दो. शुरू तो करा ही देती हूँ. ठीक है. एंड का फिर हम देखेंगे कैसे कराना है, नहीं कराना. हाफ एन आवर का लेक्चर हुआ अभी तक. आगे देखो. अब आता है बच्चे, देयर इज अ थिंग कॉल्ड जेनेटिक कोड. एक चीज को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड. ये वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है. सच बताओ, पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोगों का मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा. आप मुझे एक बात बताओ, डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं. ए, टी, जी, सी, राइट? आरएनए में कितने होते हैं? यू, ए, सी, जी. इसके कॉम्प्लीमेंटेरिटी बना ली मैंने. यू, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी. प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन कितने होते हैं? 20. कितने होते हैं? 20. तो क्या ये 4 बेस पेयर्स 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर पाएंगे? अगर एक एक बेस पेयर अकेला अकेला करेगा तो कितने कोड कर पाएगा? 4. और अगर दो दो के कॉम्बिनेशन में करेगा तो बताओ. 6. अरे देयर आर 2 प्लेसेस. ठीक है. एंड इधर भी 4 फिल कर सकते हो, इधर भी 4 फिल कर सकते हो. तो इन टोटल कितने आएंगे? 16. 4 की पावर 2, दैट इज 16. ठीक है. तो अगर आपका एक ही कोड करवा रहे हो तो, एक ही बेस पेयर करवा रहे हो तो 4, 2 करवा रहे हो तो
16। और अगर 3 बेस पेयर्स का कॉम्बिनेशन है तो 64। 3 का कॉम्बिनेशन है तो 64। तो कितने बेस पेयर्स का कॉम्बिनेशन एटलीस्ट रिक्वायर्ड है? 3। 3 का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है बच्चे। इन 3 कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कोडॉन। 3 कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कोडॉन। ये आइडिया किसने दिया था कि 3 बेस पेयर मिलकर के एक अमीनो एसिड कोड करेंगे? ये आइडिया किसका था? जॉर्ज गैमो। आइडिया किसका था? जॉर्ज गैमो। सो इट वॉज जॉर्ज गैमो अ फिजिसिस्ट, ठीक है। तो ही वॉज नॉट फ्रॉम बायोलॉजी फील्ड। कौन से फील्ड से था? फिजिक्स की फील्ड से था। एक बात याद रखना, बायोलॉजी में सिर्फ बायोलॉजी के लोग नहीं होते, फिजिक्स के भी होते हैं, मैथ्स के भी होते हैं। केमिस्ट्री वालों का नाम मैंने थोड़ा कम सुना है, ठीक है, लेकिन होते हैं, सारे होते हैं। ओके, अब इधर ध्यान दो। जॉर्ज गैमो अ फिजिसिस्ट, ही आर्ग्यूड दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेस पेयर्स, फिर 4 बेसेस, कितने बेसेस हैं? 4। और अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20, ठीक है। तो द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तो उसने क्या कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस रिक्वायर्ड होंगे टू कोड फॉर अ वन अमीनो एसिड। He suggested that to code 20 amino acid, there should be a combination should be made up of 3 nucleotides. कितने न्यूक्लियोटाइड से? 3 से, ताकि कितने कोडॉन्स बन जाते हैं आपके पास? 60। और ये आइडिया किसका था? जॉर्ज गैमो का। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? हरगोबिन खुराना, ठीक है। तो आइडिया किसका था बच्चे? जॉर्ज गैमो, ठीक है। और उसको प्रूफ किसने किया? हरगोबिन खुराना। तो इसका पहला नाम लिख लो, जॉर्ज गैमो। इसने आइडिया प्रपोज किया था और हरगोबिन खुराना he gave experimental proof। ओके, आई बात समझ में? ठीक है। तो आइडिया इंपॉर्टेंट है या नहीं है बच्चे? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आइडिया होगा ही नहीं तो आप काम करोगे किस पे? लेकिन हाँ, आइडिया होने के बाद काम करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हरगोबिंद खुराना का भी काम उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना कि जॉर्ज गैमो का। समझ में आया? एंड हरगोबिंद खुराना, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं बच्चे, कोडोनस ट्रिपलेट। इसको और ऐसे बोलते हैं, कोडोनस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है जी? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बेस पेयर्स। तो ये क्या हो गया? कोडोनस ट्रिपलेट। ओके, तो he providing the experimental proof that codon is a triplet was a more daunting task। daunting task मतलब खतरनाक कार्य है, ठीक है। the chemical method developed by हरगोबिंद है खुराना। ओके, तो हरगोबिंद खुराना was instrumental in synthesizing RNA molecule with a definite combination of a bases। तो इसने क्या सिंथेसाइज किया था बच्चे? He synthesized RNA molecules with a definite sequence, either homopolymer / copolymer। होमोपॉलीमर मतलब ए का सीक्वेंस बना लिया, जी का बना लिया, यू का बना लिया, और कोपॉलीमर मतलब कुछ को मिला करके बना दिया, एजी यू करके। समझ में आया? ठीक है। अब आ जाओ मार्शल नीरेनबर्ग, ठीक है। मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया था? मार्शल हेलो, कहाँ जाना है? मार्शल नीरेनबर्ग, ठीक है,
इसने क्या किया था? मार्शल नीरेनबर्ग, ही डिड सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसने क्या किया था? सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आई बात समझ में जी? आपका जॉर्ज गैमो ने क्या किया था? आइडिया दिया था। हरगोबिन खुराना ने क्या किया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर रहा था। मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या करा? सेल फ्री सिस्टम, यानी अब आपको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चे देयर वाज अ एंजाइम, सेवेरो ओकोआ एंजाइम। क्या है? सेवेरो ओकोआ सेवेरो ओकोआ एंजाइम। इस एंजाइम का और क्या नाम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फो। बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई? ये चार चीजें याद रखना। पहला, ये चार बातें बच्चे। पहला जॉर्ज गैमो, दूसरा हरगोबिन खुराना, तीसरा मार्शल नीरेनबर्ग, चौथा सेवेरो ओकोआ एंजाइम। ठीक है भाई, आज तक ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। अब एक बात और बताऊंगी, ठीक है, एंड देन वी विल टर्मिनेट दिस क्लास। अभी तक इलोंगेशन फेज चल रहा था। इनिशिएशन फेज हमारा सबसे अच्छा था ना आज का, नींबू पानी फ्लेवर के साथ। पार्ट सिर्फ इलोंगेशन फेज में आया है। अब टर्मिनेशन फेज करते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपका स्टार्ट कोडॉन क्या है? स्टार्ट कोडॉन कौन है? ये है AUG। कौन है? AUG क्या है? स्टार्ट कोडॉन। बैठो बैठो। ठीक है, एक बात याद रखना, जो आपका स्टार्ट कोडॉन है, जनरली ये चैप्टर अगस्त के महीने में स्टार्ट कराया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट AUG बोल दिया जाता है अगस्त के नाम पे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों ने कल स्टार्ट किया होता तो मई के महीने में हो जाता। ठीक है? अबे ठीक है ना यार, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन। बेटा स्टॉप कोडॉन सुन करके तो मजा ही आ जाएगा। स्टॉप कोडॉन सुन करके बहुत मजा आएगा। UAA, UAG, UGA। क्या मजा आया भाई। क्या मजा था इसके अंदर। उआ उआग उगा। बच्चा रो रहा है यार, आप लोगों के दिल की आवाज है जो बोर्ड पे मैंने लिखी है। ठीक है, आई बात समझ में? मजा आया है? आज की क्लास तो बोरिंग नहीं थी यार, है? चलो, कल वाली बोरिंग थी, दैट आई अग्री। ठीक है, चलो ओके। इसको तो बाय बोल दे दो पहले। बाय 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 बाय।